गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे पिछली क्लास में पिछले लेक्चर में आप लोग को इलेक्शन वाले सारे क्वेश्चन कराए थे। सारे क्वेश्चन आपको अच्छे तरह से समझ में आए होंगे। अब मैंने कल बोला था आपसे कि नेक्स्ट क्लास में आपको वेन डायग्राम पढ़ाया जाएगा, या इस टाइप के क्वेश्चन जो वेन डायग्राम से सॉल्व होते हैं उसको आज हम यहाँ पे देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं कि एक 60 छात्रों की कक्षा में 40% केवल हिंदी, 40% केवल हिंदी, 25% केवल इंग्लिश, 25% केवल इंग्लिश, वह बाकी दोनों भाषा बोल सकते हैं, वह बाकी दोनों भाषा बोल सकते हैं, तो कितने छात्र इंग्लिश बोल सकते हैं? तो कितने छात्र इंग्लिश बोल सकते हैं? ठीक है, इंग्लिश में लिखो, इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट 40% कैन स्पीक ओनली हिंदी, 25% can speak only English, and the rest of the student can speak both the language. How many student can speak English? तो कुल कितने स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश बोल सकते हैं? ओके, देखो सबसे पहले चलते हैं 60 स्टूडेंट में से 40%, कितने आ गए? 24 स्टूडेंट। ये लोग क्या हैं? ओनली हिंदी, केवल हिंदी कितने बोल सकते हैं? 24। और केवल इंग्लिश वाले कितने हैं? ओनली इंग्लिश, ये कितने हैं? 60 का 25%, तो 25 चौका 100, इसको काट दो, कितने आ गए? 15। ओके, तो अगर हम इसको वेन डायग्राम से सोल्व करें तो ऐसे वेन डायग्राम बनता है। तो इसको अगर हम हिंदी ले लें और इसको इंग्लिश, तो केवल हिंदी मतलब ये वाला केवल वाला पार्ट होगा, केवल हिंदी है 24 लोग, और केवल इंग्लिश ये वाला पार्ट आएगा आपका, केवल इंग्लिश में कितने हैं? 15। अब टोटल 60 थे, 60 में से हिंदी और इंग्लिश को घटा दो, तो 60 माइनस 39 कितना आ गया? 21। तो 21 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों लैंग्वेज बोल सकते हैं, हिंदी भी बोल सकते हैं और इंग्लिश भी बोल सकते हैं। तो अगर हम इस जो 21 स्टूडेंट में से हैं, इसमें से इस 15 लोग तो सिर्फ आपको पता ही है सिर्फ इंग्लिश वाले हैं, उनको हिंदी नहीं आती। 21 लोग जो हैं वो बाइलिंगुअल हैं, हिंदी भी जानते हैं इंग्लिश भी जानते हैं। ओके, तो कुल इंग्लिश बोलने वाले कितने हो गए? 21 तो बाइलिंगुअल वाले और 15 केवल इंग्लिश वाले, तो कुल इंग्लिश बोलने वाले छात्र कितने हैं? कुल इंग्लिश या बोलने वाले छात्र तो कितने आ जाएंगे? 21 प्लस 15, तो कितने आ जाएंगे? 36। अगर पूछता कि कुल हिंदी बोलने वाले कितने छात्र हैं, तो कुल हिंदी बोलने वाले छात्र कितने आ जाते? 21 तो केवल हिंदी जानते हैं, जिनको इंग्लिश कुछ नहीं आती। 21 बाइलिंगुअल वाले हैं, जो चाहे हिंदी बुलवा लो चाहे इंग्लिश बुलवा लो, तो 24 प्लस 21 इक्वल टू कितने आ जाएंगे? 45। तो कुल हिंदी बोलने वाले 45, कुल इंग्लिश बोलने वाले 36। और ये 21 जो है देख लो, कुल हिंदी बोलने में भी ऐड हो गया और कुल इंग्लिश बोलने में भी ऐड हो गया, ठीक, क्योंकि ये दो बाइलिंगुअल हैं। अभी इसी कॉन्सेप्ट का यूज आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में होगा। पहला क्वेश्चन नोट करो और समझो इसे। सबका नोट हो गया? ओके, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे।
इसमें है एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हुए। एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हुए, 48% छात्र भौतिकी में पास हुए। 48% छात्र भौतिकी में पास हुए और 30% छात्र दोनों में पास हुए, और 30% छात्र दोनों विषयों में पास हुए। तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में फेल हुए? तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में फेल हुए? पहले मैं इसको वेन डायग्राम से बताऊंगा, फिर आपको ट्रिक से बताऊंगा। इन एन एग्जामिनेशन 65% स्टूडेंट पास्ड इन मैथमेटिक्स, 48% students passed in physics and 30% students passed in both the subjects. How many या how much percent लिख लो, how much percent of student failed in both the subjects? How much percent of the student fail in the both the subject? अब देखो, जो एक गणित में है, एक पूरे में है, मतलब जो अभी हिंदी वाले में 45 आया था, कुल हिंदी में 45 आया था, उससे कुल गणित में 65 है। इसका मतलब ये पूरा जो बोला है पूरा 65 का है। ओके, तो कुल मैथ में कितने हैं? 65%। लेकिन इसमें आपका बोथ वाला भी इंक्लूडेड है। आगे देखते हैं। कुल दूसरा क्या है? भौतिकी, फिजिक्स। तो कुल फिजिक्स में कितने हैं? 48। अगर हम कहें इस पूरे फिजिक्स वाले की बात, तो पूरे फिजिक्स में कितने हैं? 40। ओके, लेकिन दोनों में कितने हैं? 30%। अगर हम कहें केवल मैथ में कितने पास हैं, तो केवल मैथ में कितने आ जाएंगे? 65 - 30 = 35। तो ये वाला आ जाएगा 35%। अगर हम कहें कि केवल फिजिक्स में कितने पास होंगे, तो कितने आ जाएंगे? 48 - 30 = 18%। तो केवल फिजिक्स में कितने आ गए? 18%। अगर हम इनको तीनों को जोड़ दें, तो क्या आ जाएगा? कुल पास आ जाएंगे। तो कुल पास कितने हो गए? तो 35 + 30 + 18, तो कितने आ जाएंगे? 65 + 18 83%। तो फेल कितने आ जाएंगे? 100 में से 83 पास है, तो फेल कितने आ जाएंगे? 17%। तो फेल कितने हो गए? 17%। अभी इसकी आपको ट्रिक बताएंगे, ये आपका बेसिक मेथड है। अभी इसकी ट्रिक बताएंगे। ये क्वेश्चन मैक्सिमम 3 से 4 सेकंड का होता है, इससे ज्यादा बड़ा क्वेश्चन होता ही नहीं है। जो अभी आप इतना वेन डायग्राम में सॉल्व कर रहे हो, इस वेन डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है। अभी आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करोगे। ठीक है, इसको नोट कर लो। अब इसको मैं डायरेक्ट बताता हूं। देखो, तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है? डायरेक्ट में कुल पास। तो हमें तीनों जगह पे पास 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 ही लिखना है। देखो, मैथ में कुल पास कितने हुए? 65। इसमें बोथ वाला इंक्लूडेड था। फिजिक्स में कुल पास कितने हुए? 48। इसमें भी बोथ वाला इंक्लूडेड था। ठीक, तो बोथ वाला तो यहाँ पे भी आ गया, बोथ वाला यहाँ पे आ गया, दो जगह आ गया। हमें लेना है एक जगह, तो हम इसको एक बार माइनस कर देंगे। देखो, अब ये भी यहाँ पे भी मैथ में पास, फिजिक्स में पास, दोनों में पास। अगर मान लो कोई इसमें से फेल वाला दिया होता, तो उसको 100 में से घटा के पास वाला लिखते। ठीक है, क्योंकि हम सब जगह पे पास 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 लिख रहे हैं। तो अब इसमें से क्या करो? 48 में 30 घटा दो, 18 बच गया। तो 65 + 18 = 83%। तो फेल कितने आ जाएंगे? 100 - 83 = 17%। ओके, 17%। इसका थर्ड मेथड,
अब क्या करते हैं, हम डायरेक्ट फेल लिखते हैं। मैथ में 65 पास, 65% पास, तो फेल कितना 35। फिजिक्स में 48% पास, तो फेल कितना 52। दोनों में 70% पास, तो फेल दोनों में 30% पास, तो फेल कितना 70। अब यहाँ पे फेल लिखा, यहाँ पे फेल और यहाँ पे फेल, तो इन दोनों को जोड़ दो, 87 माइनस 70 बराबर 17% फेल। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, तो 100 से घटाएं, जरूरत ही ना पड़ती। तो सब जगह हमने फेल लिख लिया, तो 17% डायरेक्ट आ गया फेल। ओके, सबको समझ में आ गया होगा, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला जल्दी से सॉल्व करो, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक परीक्षा में 52% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। एक परीक्षा में 52% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और 42% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 17% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हो तो उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना था। सेम क्वेश्चन है, जल्दी से वीडियो पॉज करो और सॉल्व करो। इंग्लिश वाले लिखें, सीजीएल का क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। इन एन एग्जामिनेशन 52% ऑफ कैंडिडेट्स फेल्ड इन इंग्लिश and 42% failed in mathematics. If 17% failed in both the subjects, then find the percentage of candidate who passed in the both the subject. Okay? तो सब जगह फेल है तो हम फेल वाले निकाल लेते हैं, टोटल फेल निकाल लेते हैं। तो 52 प्लस 42 माइनस 17, सब जगह फेल फेल ही लिखा गया, अनुत्तीर्ण लिखा गया है, तो जोड़ लो। तो यह आ गया 94 माइनस 17, तो क्या आ जाएगा 77। हाँ 77 आ जाएगा। तो फेल कितने आ गए 77, तो पास कितने हो जाएंगे 100 माइनस 77 बराबर कितना आ जाएगा 23%। यही आया होगा आंसर 23%। किसी को डाउट? ठीक, इसको अगर हम पास वाले लिखते तो 52 पास 48, 52 फेल 48 पास, 42 फेल 58 पास, 17 फेल 83 पास। तो 8 8 16 और 5 5 4 9 और 1 10 माइनस 83 बराबर 23%। यहाँ पे हमने क्या ले लिया, पास पास पास, तो डायरेक्ट यहाँ पे पास वाला आ गया। ओके, ठीक है, नोट करो इसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, 4th नंबर आज का क्वेश्चन। इसको आप लोग तुरंत ट्राई करना, 5 सेकंड ज्यादा में नहीं होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन लिखो, किसी परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में, 80% छात्र अंग्रेजी में तथा 85% छात्र गणित में पास हुए। किसी परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में तथा 85% छात्र गणित में पास हुए। यदि 73% छात्र इन दोनों विषयों में पास हुए हो तो कितने प्रतिशत छात्र इन दोनों विषयों में फेल हुए। कितने प्रतिशत छात्र इन दोनों विषयों में फेल हुए। इंग्लिश में लिखो, इन एन एग्जामिनेशन 80% कैंडिडेट्स passed in English, 85% candidate passed in mathematics. If 73% candidates passed in both the subjects, then what percent of candidate failed in both the subjects? Then what percent of candidate failed in both the subjects? जल्दी से सॉल्व करो, अब तक आंसर भी आ चुका होगा।
मैं डायरेक्ट फेल वाला निकाल रहा हूं। 80 पास तो कितने फेल? 20। 85 पास तो कितने फेल? 15। 73 पास तो कितने फेल? 100 माइनस 73 27। तो कितना आ गया ये? 35 माइनस 27 इक्वल टू 8%। देख लो, 1 सेकंड 2 सेकंड से ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। ओके, सबको समझ में आया होगा। चाहे तो आप पास वाले से करते तो कैसे करते? 80 प्लस 85 माइनस 73, तो जितना आता यहाँ से 7 92 आता पास। तो फेल कितने होते? 100 माइनस 92 इक्वल टू 8%। ये आपका सेकंड मेथड, ये आपका फर्स्ट मेथड है। ठीक है, चलो इसे मिटा रहे हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखो। एक गांव में 60% परिवारों में से प्रत्येक के पास एक गाय है। प्रत्येक के पास एक गाय है। यही समझो कि 60% स्टूडेंट मैथ में पास होते हैं। गाय को मैथ पढ़ो और भैंस को इंग्लिश पढ़ लो। वैसे भी आप यूपी वाले हो तो काला अक्षर भैंस बराबर, इंग्लिश का जो है उसको भैंस ही मान के चलो। एक गांव में 60% परिवारों में प्रत्येक के पास एक गाय है। इसको ऐसे पढ़ो कि 60% विद्यार्थी मैथ में पास होते हैं। आगे, 30% परिवारों में से प्रत्येक के पास एक भैंस है। 30% परिवारों में से प्रत्येक के पास एक भैंस है, मतलब 30% इंग्लिश में पास होते हैं। और प्रत्येक 15% के पास गाय और भैंस दोनों है। 15% दोनों में पास होते हैं। फिर आप निकाल ही सकते हो, प्रत्येक 15% के पास गाय और भैंस है, दोनों गाय भैंस है। यदि कुल 96 परिवार हो तो कितने परिवारों के पास गाय या भैंस नहीं है? मतलब कितने परसेंट फेल हुए, उसी का 96 का निकाल देना, आंसर आ जाएगा। इंग्लिश में लिखो, जब तक हिंदी वाले ट्राई करते रहो। इंग्लिश वाले लिखो, इन अ विलेज each of 60% of families has a cow. Each of 30% of families has buffalo, and each of 15% of the families has both cow and buffalo. There are 96 families in the village. How many families do not have a cow or a buffalo? How many families do not have a cow or a buffalo? ठीक है, इसको आप जैसे चाहे वैसे सॉल्व करो। एक लाइन का क्वेश्चन है। चलो भाई शुरू करते हैं। दोनों के पास कितने हैं? 60 परिवारों के पास गाय है, तो कितने के पास सिर्फ गाय है? 45। 30 परिवारों के पास बफेलो है, तो कितने के पास केवल बफेलो है? तो 15%। ओके, तो आपके बफेलो हो गए 30%, एक काऊ हो गई कितना थी? 60%। इन तीनों को जोड़ दो, कुछ न कुछ जिसके पास है। क्या होगा? काऊ और बफेलो और बोथ, तो कितना आ जाएगा? इसको जोड़ो, 45 प्लस 30 इक्वल टू 75। 75 आ गया, तो आगे क्या लिखेंगे? परसेंटेज ऑफ फैमिली डू नॉट हैव काउ और बफेलोज। परसेंटेज ऑफ फैमिलीज डू नॉट हैव काउ और बफेलो। तो 100 माइनस 75 इक्वल टू 25%। ठीक, टोटल फैमिली थी 96, तो 96 का 25% कितने आ गए? 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। 24 फैमिली ऐसी है जिसके पास ना तो काऊ है और ना ही बफेलो है। इसको डायरेक्ट आप कर देते, इतना सब झंझट ही नहीं था। काऊ और बफेलो आर बोथ
60 प्लस 30 माइनस 15 कितना आ गया 75। जिनके पास कुछ नहीं है तो क्या लिखते हैं नन, नन के पास कितना हो गया 25। तो 96 इंटू 25/100, 25 चौका 100, 24 चौका 96, कितना आ गया 24 फैमिली ऐसी है। देख लो 2 लाइन का क्वेश्चन है। ओके, चाहे तो आप ऐसे करो चाहे आप ऐसे कर लो। ठीक, गाय को समझ लेना। मैथ जिस तरह गाय सीधी सादी होती है वैसे मैथ भी आपका सिंपल सा है, बस सीखते जाओ करते जाओ, कुछ नहीं है। मैथ सबसे सिंपल सब्जेक्ट है। और इंग्लिश मतलब काला अक्षर भैंस बराबर, कहावत है ना, वही चीज है। सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसा नहीं कि आप लोग बीच का लेक्चर देख लो स्टार्टिंग का छोड़ दो, सारे लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्रॉक्स 150 क्वेश्चन परसेंटेज में सॉल्व कराए जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद आप कोई भी बुक उठा के सॉल्व कर सकते हो। पहले सारे लेक्चर कर लेना, 11 लेक्चर होंगे इसमें, उसके बाद आप कोई भी बुक करो, सब आप कर पाओगे आराम से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एक सर्वेक्षण में 40% घरों में 2 या 2 से अधिक सदस्य हैं। 40% घरों में 2 या 2 से अधिक सदस्य हैं। जिन घरों में एक सदस्य हैं उनमें से 20% घरों में, जिन घरों में एक सदस्य हैं उनमें से 20% घरों में केवल एक पुरुष है। तो उन घरों का प्रतिशत ज्ञात करो जिसमें केवल एक महिला है, वह कोई पुरुष नहीं है। जिसमें केवल एक महिला है वह कोई पुरुष नहीं है। इंग्लिश में लिखो। In a recent survey, 40% houses contained two or more people. Of those houses containing only one person, 20% were having only a male. What is the percentage of all houses which contains exactly one female and no male? चलो ठीक है, टोटल हुए 100 में से 40 के पास 2 और मोर हैं, तो कितने बच गए भैया 60 हो गया इसका। अब 60 में से 20% में केवल पुरुष है, तो 60 का 20% कितना आ जाएगा 12। सबको पता है ना 60 गुणे 20/100, अब तो बताने की जरूरत नहीं है, 12। तो 60 में 12 में केवल एक मेल है, तो कितने ऐसे बच गए जिनमें केवल एक फीमेल है। 60 माइनस 12 48, तो 100 का 48 कितना होता है 48%। परसेंटेज की पहली क्लास में ही बताया है कि परसेंट का मतलब पर मतलब आउट ऑफ सेंट मतलब 100, कोई भी 100 में से जितना हो वही क्या होता है उसका परसेंटेज होता है। तो 48% ऐसी फैमिलीज हैं जिनमें केवल और केवल एक महिलाएं रहती हैं। ओके ठीक, तो नोट करो इसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब आपका अभी जो वेन डायग्राम वाले थे उस टाइप के क्वेश्चन हो गए, दूसरे टाइप के क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आपके अगर टेट का पेपर देखोगे तो कम से कम 2 से 3 बार टेट में, यूपीएसआई में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन, मतलब 4 से 5 क्वेश्चन मतलब सारे सेट में मिला के, ये नहीं कि आप कहो कि एक ही सेट में सब आ गए थे। तो इस टाइप का आपका क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में दोगे, कोई भी एग्जाम आप दोगे तो आपको देखने का मिलेगा। ठीक है,
तो जो लोग शुरुआत में ही चैप्टर देखते हैं किस चीज का है, वहां से आप लेक्चर देख के निकल जाते हैं, तो उनके लिए ये सरप्राइज होगा, बीच में गायब हो जाएगा अगर नहीं देखेंगे सारा लेक्चर। तो ठीक है, क्वेश्चन देखो, राम की मासिक आय श्याम की मासिक आय से 15% अधिक है। क्वेश्चन लिखो, राम की मासिक आय श्याम की मासिक आय से 15% अधिक है। श्याम की मासिक आय सोहन से 10% कम है। श्याम की मासिक आय सोहन से 10% कम है। यदि राम व सोहन की मासिक आय का अंतर, यदि राम व सोहन की मासिक आय का अंतर 350 हो तो 350 हो तो श्याम की मासिक आय ज्ञात करें। तो श्याम की मासिक आय ज्ञात करें। इंग्लिश में लिखो, राम्स मंथली इनकम, राम्स मंथली इनकम इज 15% more than that of श्याम, more than that of श्याम। श्याम्स monthly income is 10% less than that of सोहन। If the difference between monthly income of, if the difference between the monthly income of Ram and Sohan is 350, what is the monthly income of श्याम? What is the monthly income of श्याम? ठीक है, क्वेश्चन लिख लिए। तो आप लोग ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो और इसे ट्राई करो, ओके। उसके बाद मैं फिर बता रहा हूं। क्वेश्चन तो सब लोगों ने लिख ही लिया है, तो अब इसको मैं बताता हूं। सबसे पहले क्या बोला है कि राम की मासिक आय श्याम की मासिक आय से 15% अधिक है। तो यहां लिख लेते हैं राम को, यहां हो गया श्याम और सोहन, 3 लोग थे, ओके ठीक है। तो 15%, राम की मासिक आय श्याम से 15% अधिक है। तो श्याम की 100 माने तो राम की 115, फिर इसको काटेंगे। तो हम इसको इसलिए इसको ऐसे करते हैं, 15% बराबर 15/100, 5 क्या है 15, 5 भी 100। तो नीचे किससे कंपेयर हो रहा है? श्याम से। श्याम की 20 तो राम की 23। और उससे अगर हम इसको 100 मानते तो ये आपका कितना होता है 115, 5 से काटते तो 20 और 23, वही सेम चीज आ थी। आगे देखो, श्याम की मासिक आय सोहन से 10% कम है। तो सोहन की 100 तो इसकी 90, तो इसकी 10 इसकी 9, ओके। तो हम इसको कैसे लिखते हैं 10%। तो 10/100 1/10, तो इसका मतलब नीचे किसकी है सोहन की। तो यहां लिखो सोहन की 10 तो श्याम की 9, ओके। अब आपको रेशियो निकालना है राम श्याम और सोहन का। तो मैंने आपको बता रखा है, या कुछ लोग नए जो पढ़ेंगे तो उनको बता दूं, रेशियो निकालने के लिए जो स्थान खाली होता है उसमें उसी के बगल की संख्या उसी लाइन की लिख दी जाती है। तो यहाँ पे लिख दो 20 और यहाँ पे खाली इसके बगल में क्या है 9, तो यहाँ लिख दो 9। तो 9 तिरिक 27, 9 दूनी 18, 2 20, 207, 9 दूनी 18, 180, 200। तो कितना आ गया रेशियो इनका 207/180/200। अब राम और सोहन की मासिक आय का अंतर, राम कमा रहा है 207, सोहन कमा रहा है 200। इनका अंतर कितना है 7 यूनिट, 7 यूनिट है। तो 7 यूनिट, या इसको हम क्या करते हैं 207x 180x 200x। तो 207x में 200x घटाते तो 7x, उसी को यूनिट लिख दिया गया है, बराबर 350 रुपए। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया 7 × 5 = 35, 50 रुपए, ओके। कोई दिक्कत किसी को? ठीक। अब क्या पूछा था श्याम की मासिक आय, तो श्याम की कितनी है 180 यूनिट। तो श्याम की कितनी है 180 यूनिट। तो 180 × 50, 18 × 5 = 90, 2 0 और लगा दो, कितना आ गया। तो श्याम की मासिक आय आ गई आपकी 9000, ओके। मेन चीज है आपको स्टार्टिंग में लिखना, सबसे पहले राम की मासिक आय श्याम से 15% अधिक है।
तो 15%, 15/100, 5×3 15, 5×100। श्याम से कंपेयर हो रहा है तो श्याम नीचे है, तो श्याम की 20, तो राम को उससे 3 ज्यादा 23। ओके, आगे श्याम की मासिक आय सोहन से 10% कम है, तो 10% का 1/10 कम है तो नेगेटिव साइन। तो सोहन की थी 10, तो श्याम की हो गई 9। अब बताया जो स्पेस खाली है उसमें उसके बगल की संख्या लिख दो। अब इनका ऊपर नीचे गुणा कर दो। तो श्याम कमा रहा है 207, नहीं, राम कमा रहा 207, श्याम कमा रहा 180, सोहन कमा रहा 200। तो राम और सोहन का अंतर 7 यूनिट किसके बराबर दिया था क्वेश्चन में? 350 के। तो 1 यूनिट 50, तो श्याम कितना कमाएगा? 180 यूनिट। 180 गुणे 50 बराबर कितना आ गया? 9000 के। ओके, ठीक। तो चलो इसे मिटा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपको ट्राई करना है खुद ही। क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन लिखो, एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक, ए ने बी से 10% अधिक, बी ने सी से 20% अधिक अंक प्राप्त किए। ए ने बी से 10% अधिक, बी ने सी से 20% अधिक अंक प्राप्त किए। यदि ए को सी से 272 अंक अधिक मिले, यदि ए को सी से 272 अंक अधिक प्राप्त हुए तो बी को कुल कितने अंक प्राप्त हुए? तो बी को कुल कितने अंक प्राप्त हुए? जल्दी से वीडियो पॉज करके ट्राई करो आप लोग। इंग्लिश में लिखो, इन एन एग्जामिनेशन ए ऑब्टेन्ड 10% more marks than B. B obtained 20% more marks than C. If A obtained 272 more marks than C, then find the marks obtained by B. Then find the marks obtained by B. सब चलो ठीक है, लिखते हैं A अनुपाते B अनुपाते C। A को B से 10% अधिक, 10% 1/10, तो B को मिला 10, तो A को मिला 11। B को C से 20% अधिक, 20% 1/5, तो अगर C को मिला 5 तो B को मिला 6। जो स्पेस खाली है उसके बगल वाली संख्या लिख दो। तो यहाँ पे लिखाएगा 10, यहाँ पे 6, तो 66, 60 और 50। अब क्या पूछा है? A को C से 272 अधिक मिले, तो A को C से कितना मिल रहे हैं अधिक? 16। 16 यूनिट किसके बराबर है? 272 के। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 16 एकम 16, ठीक, 11 112, 16 पचे 80, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया? 17। ओके, तो क्या पूछा था? बी को कुल कितने अंक प्राप्त हुए? बी को कितना प्राप्त हुए हैं? 60 यूनिट। तो बी को प्राप्त हुआ 60 यूनिट। तो 60 गुणे 17, 17 पचे 85, 17 छक्का 102। तो कितने प्राप्त हो गए? 1020 अंक प्राप्त हो गए। किसको? बी को। ओके, सबसे पहले 10% ज्यादा, तो 1/10। वैसे इसको 100 और 110 पे भी कर सकते हो। इसको 110 तो काट दो 10 और 11 का, और इसको 100 और 120 काट दो तो 5 और 6 का। ठीक है, ऐसी जरूरी नहीं है आप इसी तरीके से लिखे। 100 और 120 लिख सकते हो, 100 और 110 भी लिख सकते हो। ओके, ठीक, नोट करो इसे। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो और उसे ट्राई करो। आप लोग अपने दोस्तों को भी सजेस्ट किया करो कि ये लोग भी देखें और इसको सब्सक्राइब करें, और जल्द से जल्द आप लोग अपने दोस्तों से बोल के 1000 सब्सक्राइबर पहुंचाइए। फिर मैं आप लोगों को फ्री में ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाऊंगा यूट्यूब पे। अभी मैं वीडियो बनाता हूं, पता नहीं आपको सही समझ में आता है कि नहीं आता है,
जब आप ऑनलाइन पढ़ोगे तो आप डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हो, यहाँ पे नहीं समझ में आया सर आप दोबारा बता दो, ठीक है, आप अपने डाउट भी ला सकते हो। ओके, और सब कुछ आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कभी कोई फीस नहीं ली जाएगी, फ्यूचर में भी कभी किसी से कोई फीस नहीं मांगी जाएगी, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा हमेशा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में ए को बी से 25% अधिक अंक मिले। एक परीक्षा में ए को बी से 25% अधिक अंक मिले, बी को सी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, बी को सी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, और सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, यहाँ पे डी भी आ गया है, और सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले। यदि डी को 500 में से 320 अंक मिले हो तो, यदि डी को 500 में से 320 अंक मिले हो तो ए को कितने अंक मिले, तो ए को कितने अंक मिले। ओके, इंग्लिश में लिखो, इन एन एग्जामिनेशन A got 25% marks than B. B got 10% less marks than C, and C got 25% more marks than D. If D got 20 marks out of 500, then find the marks obtained by A. अब तक तो कुछ लोगों का सॉल्व भी हो गया होगा, बाकी लोग ट्राई करें। चलो देखो इसको सॉल्व करते हैं। ए बी सी डी 4 है इसमें, ए को बी से 25% अधिक, तो 25% बराबर 1/4, तो बी से ज्यादा मिला ए को, तो एक इतना हो गया, ये दोनों स्पेस खाली रखो। ओके, अगली लाइन में बी को सी से 10% कम, तो 10% बराबर 1/10, कम तो सी को मिला 10 तो बी को मिला 9, ए स्पेस खाली। ओके, अगली लाइन में सी को डी से 25% अधिक, 1/4 प्लस, तो डी को मिला 4 तो सी को मिला 5, 2 स्पेस खाली। जो स्पेस खाली है उसके बगल वाली संख्या लिख दो। बाकी रेशियो में आपको समझाएंगे कि बाकी इसके क्या रूल और है। अभी तो बस सिंपली जो स्थान जहाँ खाली है, यहाँ पे खाली था इसके बगल में 10, यहाँ खाली था तो इसके बगल का 9, यहाँ पे खाली है तो 5, यहाँ पे खाली है तो फिर इसके बगल में 5, पूरा करो। 5 × 25 9 225, आगे 5 चौक 20 9 180, 5 चौक 20 दाम 200, 4 चौक 16 दाम 160। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि ए को मिला 225, बी को मिला 180, सी को मिला 200, डी को मिला 160। डी को कितने अंक मिले हैं, 320, इसका मतलब 160 यूनिट बराबर है 320 के, तो 1 यूनिट बराबर 2। तो ए को कितना मिला है, ए को मिला है 225 यूनिट, तो 225 गुणे 2 बराबर 450 अंक। ए को कितना मिल गया, 450 मार्क्स मिल गए हैं ए को। ओके, अगर पूछता कि ए को कितने % मार्क्स मिले, इसमें से पूछा नहीं था, अगर पूछता तो 450 बटे 500 गुणे 100, तो 5 9 45, तो 90% मार्क्स मिलता है ए को। अगर पूछता कि ए को कितने % मार्क्स मिले, तो 90% मार्क्स मिलते। ओके, सेम क्वेश्चन पुराना वाला है, तो इसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसे नोट करो, अगले क्वेश्चन को ट्राई करो।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ए बी से 25% अधिक, ए बी से 25% अधिक, बी सी से 40% कम, सी डी से 30% अधिक है, सी डी से 30% अधिक है, ए बी से 25% अधिक, बी सी से 40% कम, सी डी से 30% अधिक है। तो ए डी से किससे कंपेयर हो रहा है? डी से। कितने प्रतिशत कम है? ये क्वेश्चन आपका शायद एसआई का है, इसी बार का एसआई जो 2017 में हुआ था उसी का है, सेम टू सेम क्वेश्चन। तो ए डी से कितने प्रतिशत कम है, ठीक। सेम क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई कर सकते हो, वीडियो पॉज करके ट्राई करो, उसके बाद फिर सॉल्यूशन देख लेना। तो 25% 1/4, तो बी हुआ 4, तो ए हुआ 5। 40% कमी, 40/100 2/5, तो 5 हुआ सी, तो बी कितना हुआ उससे 2 कम, तो 3 हो गया। ओके, बी सी से 40% कम है, सी डी से 30% अधिक है, तो 30% बराबर 3/10, तो सी अधिक है तो डी को 10, तो सी को 13। बाकी स्पेस फिल कर दो, 13 13 3 5 4 4, तो कितना आ जाएगा? 5 क्या है 15, ठीक, या 13 3 39, 39 गुणे 5, तो कितना आ जाएगा? 195। अब आगे देखो, और हमें किस्त में क्या चाहिए? हमें सिर्फ ए और डी चाहिए ना, हम क्यों सबका गुणा करें? सिर्फ ए और डी का मतलब है, तो डी का गुणा कर लो, 5 चौक 20 200। ओके, कह रहा है कि ए डी से कितना कम है? कितना कम है? 5। कितने से? डी से, गुणे 100। कंपेरिजन करना तो भैया भूले तो नहीं हो ना, जिससे कंपेयर किया जाता है उसे कहाँ लिखते हैं? नीचे। कम और ज्यादा हो तो बड़े वाले से माइनस हुआ करते हैं छोटे वाले को। ए डी से कितना कम है? तो कितना कम है? ए 5। कितने से? डी से, 200 से, गुणे 100, तो 2.5%। ओके, नोट करो इसे। चलो अब थोड़े से न्यू टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि आज जो लेक्चर है वो लगभग 3 या 4 टाइप के क्वेश्चन को आपका कवर कर रहा है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। आप लोग देखिए इसे। अगर अजय अपने वेतन का, क्वेश्चन लिखो, अगर अजय अपने वेतन का 20% भोजन पर खर्च करता है, अगर अजय अपने वेतन का 20% भोजन पर खर्च करता है, 35% यात्रा पर खर्च करता है, 35% यात्रा पर खर्च करता है, 25% मनोरंजन पर खर्च करता है, 25% मनोरंजन पर खर्च करता है, और आखिर में 4500 रुपए की बचत करता है, और आखिर में 4500 रुपए की बचत करता है, तो यात्रा पर खर्च निकालिए। तो यात्रा पर खर्च निकालिए। ये आया था आपका 14 दिसंबर 2017 यूपीएसआई में। 14 दिसंबर 2017 यूपीएसआई का क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नोट कर लो। इंग्लिश में लिखो, if Ajay spends 20% of his income on food, 35% on traveling, and 25% on entertainment, and he saves 4500 rupees after all expenditure, then find how much he spends on traveling. Then find how much he spends on traveling. देखो, इसमें यहां पर एक कहीं नहीं बोला है कि 20% फिर शेष का, ऐसा नहीं बोला है। इसका मतलब जो भी उसके पास पैसा था उसमें से 20% भोजन पे, 35% यात्रा पे, 25% मनोरंजन पे, तो कुल खर्च कितना कर दिया उसने?
टोटल एक्सपेंडिचर 20 प्लस 35 प्लस 25, तो 60 20 80%। ओके, इतना ही किया होगा। 60 हो गया, 20 80% खर्च हो गया। तो शेष बचत कितने की उसने? 4500 की। और बचत कितनी की उसने? 20%। ओके, तो कुल अगर उसके मान ले पूरा वेतन x था, तो x का 20% किसके बराबर आ गया? 4500 के। ओके, 20 पंजे 100, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 0 0 5 50 25 5 चौक 20 2 22। तो उसके पास उसका वेतन आ गया 22,500। ओके, तो उसने पूछा था कि यात्रा पर कितना खर्च किया। यात्रा पर कितना खर्च किया? ऑप्शन पहला 22,500 ही रहेगा। ओके, तो यात्रा पर कितना खर्च किया है? 35%। तो क्या हो जाएगा? यात्रा पर खर्च, तो क्या लिखेंगे? 22,500 गुणे 35/100। ठीक, अब इसको गुणा कर लो। 35 दूना 70, 35 तिहाई 105, 35 चौका 140, 35 पंजे 175। तो 175 का 5 हासिल लग गया 17। 35 दूना 70, 70 और 17 87, 87 का 7 हासिल लगा 8। 35 दूना 70 और 8 78, तो कितना आ गया? 7,875 रुपए। तो उसने यात्रा पे कितना खर्च किया? यात्रा पे उसने कितना खर्च किया? 7,875 रुपए उसने यात्रा पे खर्च किए। ओके, अगर यहां कहीं पे शेष लिखा होता तो क्वेश्चन दूसरे तरीके से होता, अभी आगे क्वेश्चनों में बताऊंगा। लेकिन शेष नहीं लिखा था, सिर्फ अंत में लिखा है कितना बचता है। इसीलिए उसने 20% भोजन पे, 35% यात्रा पे और 25% मनोरंजन पे खर्च कर दिया। टोटल 80% खर्च कर दिया। तो टोटल वेतन x था, तो x का 20% बचाया, और कितना बचाया? 4500। तो ये आ गया 22,500। तो यात्रा पर खर्च 35%, तो 22,500 गुणे 35/100, तो बराबर कितना आ जाएगा? 7,875 रुपए। ओके, आसान क्वेश्चन है, सबको समझ में आया होगा। ठीक, ये क्वेश्चन आपका 14 दिसंबर 2017 यूपीएसआई में आया था, क्योंकि आपको पता ही होगा 2017 में पिछली बार एसआई का पेपर हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ है। उसके बाद अभी वैकेंसी आई हुई है, और जिसमें आप लोग को एज रिलैक्सेशन की मांग कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है यूपीपी 2013 का। जो ये वाला क्वेश्चन है यूपीपी 2013 में आया था। क्वेश्चन लिखो। राजेश अपने वेतन का 15% मकान किराया, राजेश अपने वेतन का 15% मकान किराया, 35% भोजन, 35% भोजन वह 20% बच्चों की शिक्षा पर व्यय करता है। वह 20% बच्चों की शिक्षा पर व्यय करता है तथा शेष बचत करता है, तथा शेष बचत करता है। अगर उसकी बचत 2250 रुपया है तो राजेश की आय ज्ञात करें। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत जल्दी कर लोगे आप। वीडियो पॉज करके ट्राई करो। राजेश स्पेंड्स थोड़ा सा मोबाइल गिर गया था क्योंकि मच्छर आ गया था, मच्छर के चक्कर में। ठीक, तो हिंदी में तो बोल दिया था, इंग्लिश में बोलने चल रहा था। राजेश स्पेंड्स 15% ऑफ हिज सैलरी ऑन हाउस रेंट, 35% ऑन फूड and 20% on children's education, and he saves remaining. If he saves 2,250 rupees per month, then find Rajesh income. ठीक, आसान क्वेश्चन है। 15 + 35 + 20 कुल खर्च
15 प्लस 35 प्लस 20, तो 40 20 50 20 70, 70%। तो शेष कितना हो गया? 100 माइनस 70 बराबर 30%। अब 30% की वैल्यू किसके बराबर है? 2250। तो इनकम कितनी आ जाएगी? 2250 बटे 30 गुणे 100। ओके, काट दो। 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, कितना आ गया? 7500। ओके, 30% की वैल्यू 2250, 100% क्या होगा? तो 7500 रुपए उसकी आय रही होगी। इसको ऐसे भी लिख सकते थे, x गुणे 30 बटे 100 बराबर 2250। तो काट देते, 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15, तो बराबर कितना आ जाता? 7500। ओके, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जप नाम तो सभी लोगों ने देखा होगा वैसे। क्यों? सभी लोगों को जप नाम तो याद ही होंगे। आश्रम पार्ट 2। ओके, चलो ठीक है। उसी पे मैंने एक क्वेश्चन बनाया हुआ है। क्वेश्चन लिखो, पम्मी ने अपनी 50% आय घर के खर्चे में खर्च किया। पम्मी ने अपनी 50% आय घर के खर्चों में खर्च किया। अब यहाँ पे शेष वर्ड आ गया है, तो क्वेश्चन पुराने जैसा नहीं होगा, न्यू टाइप का होगा। बाकी का 50% वह यात्रा पर, बाकी का 50% वह यात्रा पर, 25% मनोरंजन पर, 25% मनोरंजन पर, और 10% जपनाम के आश्रम पर, और 10% जपनाम के आश्रम पर, और बाकी 900 रुपए की बचत करती है, और बाकी 900 रुपए की बचत करती है। तो पम्मी की मासिक आय ज्ञात करें। तो पम्मी की मासिक आय ज्ञात करें। ओके, सबने क्वेश्चन लिख लिया होगा। इंग्लिश में लिखो, मिस पम्मी स्पेंड्स 50% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हाउस होल्ड आइटम्स, and out of the remaining he spends 50% on transport, 25% on entertainment, and 10% in Japnam ashram, and the remaining amount of 900 she saves. What is the Pammi monthly income? आसान क्वेश्चन है, जल्दी से ट्राई करो। चलो, अगर उसकी 100 थी तो 50 तो उसने खर्च कर दिया, 50 बची। अब जो बचा हुआ 50 था उसका 50% यात्रा पर, 25% मनोरंजन पर, और 10% जपनाम के आश्रम पर। तो 25 50 75 10 85, 85% स्पेंड कर दिया, तो शेष कितना बचा? 100 माइनस 85 इक्वल टू 15%। मतलब इस 50% का 15% उसके पास शेष बचा। तो इसको कैसे लिखेंगे? मान लिया उसका वेतन था x, 50 खर्च कर दिया, 50 बचा। ओके, 50% बचा, तो 50 बटे 100। अब इसमें से उसने क्या किया? 85 खर्च कर दिया, तो कितना बच गया? 15। तो 15 बटे 100 बराबर कितना बचा रही हो? 900 रुपए बचा रही। तो बराबर आ गया आपका 900। तो 50 दूना 100, 15 छक्का 90, 60 दूना 120, और 2 जीरो और लगा दो। तो मंथली इनकम कितनी आ गई उसकी? 12,000 रुपया। तो पम्मी की मंथली इनकम कितनी आ गई? 12,000 रुपया उसकी मंथली इनकम है। ओके, सबको समझ में आया होगा इस टाइप का क्वेश्चन। बाकी किया हो तो हमें बाकी का इस टाइप से निकालते हैं, कितना बाकी रह गया है। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। चलो आप लोग लिख लो, मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूं, आप लोग लिखो। एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि है
उसने राशि का 20% एक वस्तु खरीदने में खर्च कर दिया। तो 20% खर्च कर दिया तो कितना बच गया? 80%। ओके, टोटल अगर 100 थी तो 20 उसने खर्च कर दिया, अब 80 बचा। अब आगे क्या बोल रहा है? उसने राशि का 20% एक वस्तु खरीदने में खर्च किया और शेष का, अब शेष पे बात हो रही है, और शेष का 5% परिवहन, 5% परिवहन पर, इसके बाद उसने 120 रुपए दान दिए। 5% परिवहन पे दिया और 120 रुपए उसने दान दे दिया। ओके, तो 5% परिवहन कर दिया तो बचा कितना? 95/100। अब इसमें से 120 रुपया दान दे दिया। यदि उसके पास 1400 रुपए शेष बचे हो तो उसके द्वारा परिवहन पर किया गया खर्च ज्ञात करें। अब जब ये सब कर लिया तो उसके बाद, इसके बाद कितना रुपया बचा? उसके बाद 1400 रुपए शेष बचे। तो पूछा है कि परिवहन पर उसने कितने रुपए व्यय किए। तो परिवहन पे उसने 5% व्यय किया है, तो सबसे पहले x निकालो यहां से। तो x 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 से काट दो 20। ओके, तो क्या आ जाएगा? 4 × 19/100, 20 पंजे 100 बराबर 120। उधर जाके कितना हो जाएगा? 1520। अब इसको काट दो, 19 8 152, यही तो होता है। ठीक, अब इसको काट दो, कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8, तो x बराबर कितना आ गया? 2000। ये तो 2000 तो उसकी इनकम हो गई, लेकिन उसने परिवहन पे कितना खर्च कर दिया है? रुक जाओ 1 मिनट, क्या था क्वेश्चन? शेष का 5% परिवहन पे खर्च करता है। तो पहले देखो 2000 था, तो 2000 का तो 20% उसने खर्च कर दिया, शेष कितना बचा? 2000 का 80%। अब इसका 5% तो परिवहन पे खर्च करती है, तो 20 ए सब कट गए, तो कितना आ गया? 8 दूनी 16 पचे 80। तो शेष का 5%। यहाँ पे क्या लिखे? यात्रा पर खर्च क्या है? यात्रा पर शेष का 5%। तो पहले शेष निकाल लो, 2000 का 80% शेष है, उसका 5% परिवहन पे, तो 80 रुपए उसने परिवहन पे व्यय किया है। ये भी आपका यूपीएसआई का क्वेश्चन है। ठीक, चलिए आज इतना ही। ओके, थैंक यू। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे सारे लेक्चर आप लोग रेगुलरली देखते रहिए। ओके, थैंक यू।